Hello everyone. Today we're going to solve the JEE mains paper of 2023, 30th January morning shift. So we will be dealing with the physics section. ठीक है, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री और मैथ में है तो वैसे फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन आए हैं और इन्हीं 30 क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन हम लोग अभी देखेंगे आज की क्लास के अंदर. ठीक है, और जितना भी पॉसिबल होगा विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड रिवाइज वट एवर वी कैन, सो दैट हमारा जो अगला सेशन है, सेशन 2 विच विल बी हेल्ड इन गोइंग टू बी हेल्ड इन अप्रैल, वो और अच्छे से चला जाए. बाकी जिन लोगों के लिए रिविजन के लिए ये वीडियो रहेंगी, वो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा और उन्हें समझना भी आसान हो जाएगा. तो लेट्स क्विकली मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, अ मासलेस स्क्वायर ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सराउंडिंग अ मास ऑफ 1 ग्राम hang vertically with one of its side in a uniform magnetic field of 10⁻³ Gauss directed outward in the shaded region. A DC voltage V is applied on the loop. For what value of V the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass of 1 gram. मतलब यहाँ पे एक लूप है और ये लूप के ऊपर कुछ फोर्स लगेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अभी बाहर की डायरेक्शन में है. ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पे जो वेट होगा, दैट वेट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जो 1 kg का वेट होगा वो नीचे की डायरेक्शन होगा mg, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट विल बी योर लॉरेंज, दैट विल बी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, दैट विल बी योर मैग्नेटिक फोर्स, जैसे fm. तो कितनी फोर्स ये रिक्वायर्ड है, एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, वो हम देखते हैं. तो सॉल्व करते हैं. जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी दैट विल बी fm, किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू BIL साइन थीटा. यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है, दैट इज थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 90 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so force will be equal to BIL and this force must be balancing your weight mg. ठीक है, वी अंडरस्टैंड जो करंट इस लूप के अंदर चल रहा होगा दैट विल बी गिवन बाय V by R फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है, इफ यू रिप्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर तो ये हो जाएगा B इंटू V by R into L equal to mg. So if you find out the value of V from here, it will be coming out to be mgr divided by BL. तो इफ यू कैलकुलेट, ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, ये सारी वैल्यूज अगर तुम डाल के कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मास की वैल्यू है लगभग 1 ग्राम, दैट इज 10⁻³ और जी की वैल्यू 10. रेडियस जो हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस गिवन है, दैट रेसिस्टेंस इज आल्सो 10 ओम. ठीक है, देन इफ यू डिवाइड इट, मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दे रखी है, इसे हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 10⁻³ गॉस, दैट इज 10⁻⁻4 टेस्ला से इसे मल्टीप्लाई करके we can get the required number. Length दे रखी है हमें 10⁻⁻1 मीटर. So if you calculate, and the value of B from here will be coming out to be 10 volt. So the correct answer for this will be 10 volt. That is A option. I hope सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और बात भी सारी की सारी सब लोगों को अंडरस्टैंडेबल है. तो let's quickly move ahead with this. So let's move with the second question. Second question कह रहा है, the figure represents the momentum time curve for a particle moving along the x-axis under the influence of the force. Identify the region on the graph where the maximum magnitude of the force is and maximum respectively. तो कहाँ पे हमें ये बताना है कि वो मैक्सिमम फोर्स लग रही है और कहाँ पे ये मिनिमम फोर्स लग रही है. ग्राफ हमें मोमेंटम टाइम ग्राफ का दे रखा है. ठीक है, अगर तुम देखो तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप अगर मैं देखूं तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट स्लोप विल बी व्हाट, dp by dt, and this dp by dt is nothing but the magnitude of the force. अगर तुम समझ पाओ तो फोर्स क्या होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्लोप कहाँ पे मैक्सिमम है. ठीक है, तो देयर स्लोप मैक्सिमम है किस रीजन में, स्लोप इज मैक्सिमम इन रीजन सी. ठीक है, तो इट विल बी मैक्सिमम इन रीजन सी. तो मतलब फोर्स यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे होगी, और जिस रीजन में ये स्लोप क्या होगा,
मिनिमम होगा। अगर तुम फिगर में देख पाओ तो रीजन बी के अंदर दिस इज मिनिमम, दैट मीन्स फोर्स इज मिनिमम इन दिस रीजन। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है सी रीजन में और मिनिमम है किसमें, बी रीजन में, ए में उन दोनों के बीच में। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी एंड बी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी सी। आई होप सभी लोगों को बात समझ में आ रही है। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मेंस के क्वेश्चन बहुत ही लाइटली आ रहे हैं, तो बट इतना लाइटली एग्जाम को नहीं लेना है। ठीक है, ओवरऑल जो हमारा सिचुएशन है इट जस्ट की वी नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बहुत पेशेंसली करोगे क्वेश्चन को आराम से तुम नंबर इसमें ला सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय a by x square I cap plus b by y cube j cap, फाइंड द SI यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से है, ये क्वेश्चन यूनिट से डायमेंशन से है। ठीक है, अगर मैं a by x square देखूं तो a by x square विल बी हैविंग अ डायमेंशन और यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इट विल बी न्यूटन पर कूलम। तो अगर a की यूनिट देखूं तो x विल बी इन मीटर। ठीक है, तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb. Now, if we talk about B, so B by y cube will be also having a dimension and units of electric field that is Newton per coulomb. So अगर B की यूनिट्स निकालूं तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर मैं इसका देखूं तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, इट विल बी द फोर्थ ऑप्शन दैट विल बी मैचिंग। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी 4। ठीक है, आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सीरीज एल आर सर्किट विद एक्सएल इक्वल टू आर, पावर फैक्टर कितना है, P1। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो P1 में क्या लिख सकता हूँ, P1 इज इक्वल टू कॉस फाई, दिस विल बी द पावर फैक्टर। ये हमारे लिए क्या है, पावर फैक्टर गिवन है। पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू आर बाय जेड। तो इफ इट्स एल आर सर्किट और अगर मैं यहाँ पे देखूं जेड की बात एल आर सर्किट के अंदर, तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा और ये दोनों बराबर है, तो यू कैन राइट इट टू बी अंडर रूट 2r लिख सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स अगर तुम देखो तो P1 और cos फाई विल बिकम किसके बराबर हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2r, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इफ द कैपेसिटेंस C विद सच XC इक्वल टू XL इज एडेड टू द सर्किट द पावर फैक्टर विल बिकम P2। ठीक है, P2 बन गया जब XL और XC दोनों मैग्नीट्यूड के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, तो XL XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट इंपेडेंस क्या होता है इस केस के अंदर, LCR सर्किट के अंदर, नाउ इट विल बिकम LCR सर्किट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इफ यू फाइंड आउट दैट ओवर हियर इट विल बी कमिंग आउट टू बी R। अगर मैं यहाँ पे cos फाई देखूं दैट इज लेट्स से फाई डैश किसके बराबर होगा, अगेन R बाय Z, तो इट विल बी R बाय R, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है, नाउ इफ यू फाइंड आउट P1 बाय P2, तो P1 बाय P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1/√2 डिवाइडेड बाय 1, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 1/√2। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी 1। 1 will be the correct option, 1/2, 1/√2। ओके, आई होप सभी को बात समझ में आई है। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिलोंग्स टू मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, हमने एटम चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर ये गिवन था। तो यहाँ पे क्या रखा है हमें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ सेवंथ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज 3.6 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। द करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इन मीटर पर सेकंड विल बी। आई होप इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सेवंथ ऑर्बिट पे जब हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, हमें थर्ड ऑर्बिट पे क्या होगा वो हमें पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोगों को याद होगा nth ऑर्बिट के अंदर जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πk, दैट इज 1/4πε0 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, दैट विल बी प्लैंक्स कांस्टेंट, इनटू z बाय n। Now, if you look for 7 or you say all these quantities are constant, if you look at this part is constant, so velocity will be proportional to z and inversely proportional to n. Okay, so if we talk about v3 by v7, z दोनों के लिए क्या है, z will be 1 because we are talking about hydrogen atom, so it will be what, it will be 7/3। अब मुझे v3 निकालना है और v7 गिवन है, तो v7 into 7 divided by 3। सेवंथ ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है दैट इज 3.6 into 10⁻⁶ into 7।
and divided by, it will be 3. Now, if you calculate lost in orbit 3, it will come out to be 8.4 into 10 raised power 6 meters per second. This will be the आंसर. ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है. क्वेश्चन बहुत इजी है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the correct relationship between the Poisson ratio, bulk modulus and modulus of rigidity. So it's a direct question. बहुत direct question है. अगर तुम्हें ये expression याद है, ठीक है, then you can directly answer this. तो इन तीनों में relation क्या होता है? That relation will be given by sigma, that is your Poisson ratio will be 3 into k, ठीक है, and minus 2 eta divided by 6k plus 2 eta, where eta will be your modulus of rigidity and k will be your bulk modulus. So the correct option for this will be option 1. 1 will be the correct option. Now let's quickly move to the next question. Question number 7. A person has been using a spectacles of power minus 1 diopter for the distinct vision and a separate reading glasses for of power 2 diopter. What is the least distance of distinct vision for this person? मतलब हमें बता रखा है इस आदमी को दूर का देखने के लिए चश्मे की जरूरत है, दैट इज -1 डायोप्टर, और पास का देखने के लिए उसको कितने पावर की जरूरत है? 2 डायोप्टर की, और उसके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होगी हम लोगों को बताना है. तो विल बी फोकसिंग ऑन द नियरेस्ट पावर, कि पास का देखने के लिए उसे क्या पावर रिक्वायर्ड है. ठीक है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड पावर हम लोग कैसे निकालते हैं. अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, या मान लो कोई आदमी है, उसको अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कहाँ पे नहीं दिख रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट विल बी डी इक्वल टू व्हाट? 25 सेंटीमीटर पे. अगर उसे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसे नहीं दिख रहा है, और उसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है दैट इज शिफ्टेड टू समवेयर एल्स, लेट्स से दैट विल यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, वो हमें निकालना है. तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, तो अब इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा. हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ स्पेक्टिकल्स इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, सो दैट ये आदमी को, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, उसकी इमेज यहाँ बने. दैट इज हमारे लिए वी क्या हो जाएगा? वी विल बी इक्वल -25 सेंटीमीटर, और यू कैन से यू, सॉरी, क्या हो जाएगा? यू विल बी, हमारे लिए यू क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो उसे नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई ही विल बी यूजिंग स्पेक्टिकल्स. अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसा स्पेक्टिकल यूज करूंगा कि इसकी इमेज कहाँ बन जाए? यहाँ बन जाए. ठीक है, उसके जो नया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, वहां पे इमेज को हम लोग प्रोड्यूस कराएंगे यूजिंग द स्पेक्टिकल्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ उसे नहीं दिख रहा है. तो लेट्स फाइंड आउट. लेट्स से दिस विल बी इक्वल टू वी. अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो इट विल बी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. पावर का तुम्हें पता है, पावर विल बी इक्वल टू 1/f. तो यहाँ पे अगर देखो तो 1/v हमें निकालना है. ये कितना हो रहा होगा? 1/25 सेंटीमीटर है. ध्यान रखना, सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ 100 से डिवाइड करके, बिकॉज द पावर विल बी आल्सो इन मीटर इनवर्स. डायरेक्टर में रखिए, तो दिस पावर विल बी 2. तो इफ यू फाइंड आउट 1/v, और ये हो जाएगा तुम्हारा -25 है, तो ये प्लस हो जाएगा 100/25 इक्वल टू 2. तो इसे काट दो, यहाँ से 1/v कितना आ जाएगा? 1/v 2 - 4 दैट विल बी इक्वल टू -2. ठीक है, तो यू कैन सी v कितना आ जाएगा? इट विल बी -1/2 दैट इज 0.5 मीटर. और यू कैन से, अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा सिर्फ v का, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 0.5 मीटर, और यू कैन से इट विल बी 50 सेंटीमीटर. Okay, so this will be the new least distance of distinct vision, or where this person can see the object clearly, which is placed when placed at a certain distance. तो यहाँ पे उसे आराम से दिख रहा होगा विदाउट स्पेक्टिकल्स. हमें कोशिश करनी है स्पेक्टिकल्स लगा के कि इसे 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी दिख जाए. So the correct option for this will be 4. ठीक है, 4 will be the correct option. Now आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और 8 को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, हल्का सा. मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? दिस विल बी योर न्यू डैश. ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यू डैश, सिग्मा डैश है, सॉरी. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. Two isolated metallic solid pair of radius r and 2r are charged such that both have the same charge density sigma. Initially दोनों के पास sigma charge density है. The pair are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density is of the bigger pair, ठीक है, this will be of
of the bigger sphere is sigma dash, then ratio of sigma dash by sigma हम लोगों को निकालना है. ओके, तो लेट्स से अगर मैं दो स्पेयर मान लेता हूँ, ठीक है, एक का रेडियस क्या है आर, दूसरे का रेडियस क्या है 2r, ये आर है और इसे मान लेते हैं 2r है. तो सिग्मा 1 या Q1 चार्ज जो इस पे होगा और Q2 इस पे होगा, ये कितना Q1 कितना लिख सकता हूँ, कैन राइट 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा. Q2 कितना लिख सकता हूँ, इट विल बी 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा. 4 4 जा 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा विल बी द Q2. अब हमने क्या करा, दे आर कनेक्टेड बाय थिन वायर, हम लोगों ने इन दोनों को एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है. तो द चार्जेस विल गोइंग टू फ्लो टिल द टाइम क्या होगा, इन दोनों पे इक्वल पोटेंशियल ना आ जाए. तो लेट्स से कि थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूं तो इस दोनों पे क्या आ जाएगा, इक्वल पोटेंशियल आ जाएगा और चार्जेस थोड़े देर सेपरेट हो जाएंगे. यहाँ Q डैश और यहाँ पे Q2 डैश मान लेता हूँ. नाउ यू कैन सी दिस Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है इन दोनों पे क्या होगा, चार्जेस कंजर्व रहेंगे. जितना इनिशियल टोटल चार्ज था रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी चार्ज उतना ही बचेगा, ठीक है. ना इफ यू फाइंड आउट कि ये कब तक होता रहेगा, तो ये तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल दोनों पे सेम नहीं हो जाएंगे. तो अगर दोनों पे पोटेंशियल सेम करोगे तो चार्जेस के बीच में रिलेशन निकलेगा, दैट इज Q1 डैश विल बी इक्वल टू Q2 डैश, Q2 डैश शुड बी इक्वल टू Q1 डैश के बराबर होगा, ठीक है. तो इन दोनों को पोटेंशियल, ये इक्वेशन कहाँ से आई, दिस इक्वेशन इज फॉर्म्ड यूजिंग by equating the potential at both of them, मतलब V1 equal to V2 करोगे, then you can find out this with the relation. अब इन दोनों रिलेशंस को अगर तुम यूज करो तो यहाँ से Q2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 2/3 इंटू Q1 प्लस Q2. सॉल्व करोगे, इन दोनों को वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे Q2 की डैश की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो Q1 डैश, तो Q2 डैश या फिर Q1 डैश की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डाल के अगर लिखोगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 2 इंटू Q1 Q2 बाय 2 इंटू Q1 प्लस Q2/3 के बराबर आ जाएगा. नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, Q2 डैश की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कुछ इस तरीके से करूँ कि Q2 डैश को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा डैश इंटू कितना लिख दूंगा, इट विल बी 16 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/3 Q1 प्लस Q2, ठीक है. वैल्यूज डालोगे Q1 Q2 की, सिग्मा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 40/3 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 16 पाई r स्क्वायर, ठीक है. Q1 Q2 के ऊपर से वैल्यू डालोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन एंड विल बी कमिंग आउट टू बी 40/48 इंटू सिग्मा, और यू कैन से सिग्मा डैश बाय सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 5/6. So the correct answer or correct option for this question will be 1. 1 will be the correct option, कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है. कुछ नहीं करना, दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वेट करना है और लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज लगाना है एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझते हैं. अ साइनसोइडल कैरियर वोल्टेज इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड. The resultant amplitude modulated wave has a maximum and minimum amplitude at 120 and 80 volt respectively. The amplitude of each sideband is. Amplitude modulated wave के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि it will be a superposition of a signal or information on the carrier waves. Carrier waves are high frequency waves in which the amplitude will be varying according to the given massive signal. ठीक है, तो उसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें AS की, that is amplitude of your signal should be equal to किसके बराबर होना चाहिए, mu AC, where AC will be your amplitude of carrier wave divided by 2, where mu will be your modulating index and this will be equal to A max minus A minimum divided by, it will be A max plus A minimum. Now if you put this value, तो mu की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो. यहाँ पे साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, कितनी साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लिखते हैं, इट विल बी म्यू इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव डिवाइडेड बाय 2, और म्यू क्या है, इट विल बी ए मैक्स माइनस ए मिनिमम, ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय
120 plus 80. Now if you calculate, it will be coming out to be around 1.5. यहाँ से अगर तुम साइड बैंड का एम्पलीट्यूड देखोगे तो साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, इट विल बी 1/5 इंटू कैरियर वेव के लिए दे रखा है 100, ठीक है, 100 वोल्टेज विल बी योर फॉर कैरियर वेव, ठीक है, and it will be divided by 2. Now if you calculate, it will be coming out to be 10 volt. So the correct option for this will be 10 volt. ठीक है, और ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है, आई होप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's come to the 10th question. 10th question में we have the match the following. तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, एक्स टी ग्राफ दे रखा है हमें जिसमें स्लोप कुछ इस तरीके से. तो अगर मैं बात करूं एक्स टी ग्राफ की, तो एक्स टी ग्राफ के अंदर होता क्या है, जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू dx by dt, so which will be equivalent to velocity. तो पहले वाले ग्राफ के अंदर अगर तुम देखो तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव है. तो फॉर ए ऑप्शन क्या होगा, वी कैन अंडरस्टैंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव. तो अगर तुम मैच करने की कोशिश करो तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग. द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग विल बी 2. सो ऑप्शन ए के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट. अगर मैं बी की बात करूं तो बी में क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है और फिर जीरो हो जा रहा है. इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इज नेगेटिव, तुम देख रहे हो स्लोप नेगेटिव है, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग. तो अगर तुम देखो तो ऐसा किसमें गिवन है, ऐसा हमारा फोर्थ ऑप्शन में गिवन है. तो बी के लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी फोर्थ. नाउ कम टू अंडरस्टैंड सी. सी में क्या हो रहा है, पहले स्लोप पॉजिटिव है और फिर स्लोप नेगेटिव है. तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव फर्स्ट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड कांस्टेंट. तुम देख रहे हो स्लोप कांस्टेंट है, देन इट विल बी, देन इट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. तो अगर तुम करेक्ट ऑप्शन मैच करने की कोशिश करो तो इट विल बी 3, दैट विल बी मैचिंग. तो एक आखिरी बच जाता है डी, उसे भी देख लेते हैं. इसमें सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है. तो लास्ट ऑप्शन जो बचा है दैट विल बी योर ऑप्शन 1, ठीक है. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1. तो करेक्ट ऑप्शन इज 1. 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वही मैच कर रहा है हमारे आंसर के साथ. नाउ कम टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अब स्मॉल ऑब्जेक्ट absorb a light pulse of power 20 milliwatt for duration this, assuming the speed of light to be this, the momentum of the object will become. तो completely absorbing substance है, ठीक है. अगर बात करूं फोर्स की, तो यहाँ पे फोर्स कैसे दी जाती है, ठीक है, फोर्स एक बार निकल गई उसके बाद हम मोमेंटम भी निकाल लेंगे. फोर्स फॉर अ गिवन रेडिएशन इज बाय अ completely absorbing, by absorbing light will become, by absorbing a light pulse will become, क्या होता है, P by C के बराबर होता है, where P will be the power and C will be the speed of light, ठीक है, where P will be the power, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, where P will be the, capital P will be the power और C क्या है वहां पे, speed of light. नाउ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. अगर फोर्स हमें पता है, लेट्स से दिस विल बी योर फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, दैट चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है. तो फोर्स कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू P इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय C. पावर कितनी है, 20 मिली वॉट, और टाइम हमें कितना दे रखा है, 300 नैनो सेकेंड, ओके, 30 नैनो सेकेंड हमें गिवन है, ठीक है. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, 30 नैनो सेकेंड्स को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 30 नैनो सेकेंड्स को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. 30 नैनो सेकेंड्स यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, करेक्ट ऑप्शन इज 300 नैनो सेकेंड्स, ठीक है.
सो 300 नैनो सेकेंड्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे 300 नैनो सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁹ and it will be divided by what? It will be divided by speed of light, that is 3 into 10⁸ ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा पी, दैट इज योर चेंज इन मोमेंटम, विल बी कमिंग आउट टू बी 2 into 10⁻⁻17 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सबको कैलकुलेट करके रखो, सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग द थिंग। नाउ इफ यू मैच द आंसर, आंसर कौन सा हमारा मैच हो जाएगा? ऑप्शन 1 विल बी मैच, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय -k/r², ठीक है, टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट टू बी r = 2 with gravitational potential is there, find the gravitational potential at r = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओ तो पोटेंशियल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इसे एनालॉगस अगर लेना चाहें ग्रेविटेशनल फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ सकते हैं। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, 1/r² के, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चाहता था। यहीं पे हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास प्रोपोर्शनल है किससे? -k/r², तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल क्या आता था? द चेंज इन पोटेंशियल विल बी कमिंग आउट टू बी k into 1/rb - 1/ra, एग्जैक्टली जस्ट लाइक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल कहाँ पे नापने? एट r = 2, फाइनल पोटेंशियल कहाँ नापने? एट r = 3। ठीक है, k की वैल्यू हमें गिवन है 6। ठीक है, तो 6 इसको SI यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे लिए 1/3 - 1/2। ठीक है, 2 पे पोटेंशियल दे रखा है 10, -r = 3 पे हमें निकालना है, एंड दिस विल कम आउट टू बी -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इट विल कमिंग आउट टू बी -1, और यहाँ से v r = 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11। सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है दैट विल बी योर सेकेंड ऑप्शन। 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम देखो तो यहाँ पे जो नैंड गेट, जो गेट्स लगे हुए हैं, दीज आर नैंड गेट्स। नैंड गेट्स को अगर मैं इस तरीके से लगाऊं, ठीक है, तो हमें पता है कि हम कौन सा गेट बनाते हैं? और गेट बनाते हैं। हमने देखा होगा जैसे नॉर गेट से अगर मुझे और गेट बनाना है तो मुझे कुछ इस तरीके से एक के बाद एक ऑप्शंस, मतलब एक के बाद एक और गेट, नॉर गेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और नैन गेट से और गेट बनाने के लिए दिस विल बी द सिनेरियो। तो अगर तुम देखो तो और गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो बहुत सिंपल होती है। 0 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, और 1 1 पे भी 1। तो अगर तुम इनपुट के हिसाब से देखो, ठीक है, यहाँ पे तो जो ऑप्शन मैच करेगा तुम्हारा दैट विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। तुम्हारे इनपुट के हिसाब से मैच कर जाएगा, एंड यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। तुम देखोगे 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, और ये 1 1 पे 1, फिर आगे यहाँ भी 1 है, वहां पे ये 1 आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ग्राफ को कंपेयर करोगे इन दोनों इनपुट से, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि और गेट के अंदर क्या आउटपुट आते हैं, उसको तुम डायरेक्टली बना लोगे। ठीक है, और लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 को अगर तुम देखो तो क्या है? द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रेज इन अ कैपिलरी 2 of certain radius when dipped in liquid A vertically is 5 centimeter. If the tube is dipped in a similar manner in another liquid of surface tension and density double the value of A, then the height of the liquid raised in the liquid B would be. तो अगर A में भी अगर मैं लिक्विड A में अगर डिप करा तो हाइट डिप्ड इन A, हाइट राइज इन A कितना होगा? दैट शुड बी इक्वल टू 2t cos theta divided by r into rho g, and it is given to as 5 centimeter, or you can say 0.05 मीटर। अगर मैं HP के अंदर देखूं, मतलब सेकंड वाले ट्यूब को, मतलब दूसरी ट्यूब को, आइडेंटिकल ट्यूब को अगर मैंने किसी और में डिप करा, दूसरे लिक्विड में डिप करा, तो इसका सरफेस टेंशन क्या है? डबल है, और डेंसिटी भी क्या है? डबल है। तो तुम देखोगे ये 2 से 2 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g, विच विल बी इक्वल टू, अगेन तुम देख रहे हो 0.05 मीटर के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपिलरी राइज वाला कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें ढंग से समझ में आना चाहिए, और अगर वो तुम्हें समझ में आ रहा है देन यू कैन इजीली
solve this question. ठीक है. Now let's move to the question number 15. Question number 15 क्या कह रहा है? Charge flowing in a conductor with time is given by this, where alpha, beta and gamma are the constant. The minimum value of current निकालना है. तो हमें चार्ज रखा है as a function of time, that is alpha t minus beta t square plus gamma t cube. इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? करंट. करंट किसके बराबर होता है? dq by dt के बराबर होता है, that is d by dt of क्या हो जाएगा? alpha t minus beta t square plus gamma t cube. Now you can understand ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा टी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 गामा टी स्क्वायर. दिस विल बी योर आई. अब आई मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे होगा वो हम कैसे निकालते थे? वो हम आई को डिफरेंशिएट करा के निकालते थे. हम क्या करेंगे? फॉर आई टू बी मिनिमम, आई मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा? डी आई बाई डी टी को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर रखना पड़ेगा. तो इसको 0 के बराबर रखोगे कितना आएगा? 2 बीटा प्लस 6 गामा टी विल बी इक्वल टू 0. यहाँ से टाइम कितना निकला आएगा? ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू बीटा बाय 2, सॉरी बीटा बाय 3 गामा. एक ही रूट आ रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम ही होगा यहाँ पे करंट. दो आते तो हमें चेक करना पड़ता है किस पे मैक्सिमम हो रहा है, किस पे मिनिमम हो रहा है, और वो हम कैसे चेक करते हैं? डी आई बाई डी टी को दोबारा से डिफरेंशिएट करके. नाउ इफ यू फाइंड आउट कि मिनिमम करंट कितना होगा, तो आई मिनिमम कितना होगा? जैसे आई मिनिमम विल बी इक्वल टू, अगर तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अल्फा माइनस 2 बीटा टी की जगह पे बीटा बाय 3 गामा प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3 गामा इंटू टी स्क्वायर. तो 3 गामा इंटू बीटा बाय 3 गामा का होल स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो ये हो जाएगा 3 गामा का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दिस विल बी कमिंग आउट टू बी माइनस इंटू बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा. ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट. अगर मैच करने की कोशिश करो तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा हमारे लिए? फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, बहुत सिंपल है. करंट निकालना है, फिर करंट को मिनिमम करना है. दैट यू कैन डू वेरी इजीली. क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. 16 में क्या कह रहा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ एन आइडियल गैस ओबेज द इक्वेशन. क्या इक्वेशन दे रखी है हमें? पी टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस विल बी. तो हमें पता है, अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी. ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? इस पी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पी की वैल्यू अगर तुम यहाँ से निकाल लो तो पी आ जाएगा तुम्हारा एन आर टी बाय वी. तो इट विल बी हो जाएगा एन आर टी बाय वी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, दैट मीन्स अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो तो वी इक्वल टू एन आर बाय के इंटू टी क्यूब. इसी एन आर बाय के को मैं सी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी विल बी इक्वल टू सी टी क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे dv बाय dt करता हूँ तो dv बाय dt किसके बराबर आ जाएगा? 3c टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. ठीक है, अगर गामा की बात करूं तो गामा किसके बराबर होता है? या फिर अगर तुम dv को देखो तो dv किसके बराबर होता है? इट विल बी v इंटू गामा dt के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर गामा देखो तो गामा किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाय वी इंटू डी वी बाय डी टी. तो यहाँ पे डी वी की बाय डी टी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये 1 बाय वी हमें पता है, इंटू डी वी बाय डी टी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? इट विल बी इक्वल टू योर 3c और ये हो जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर. ठीक है, 3c बाय टी स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ डी वी बाय डी टी. ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन. v की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे 1 बाय सी टी क्यूब इंटू 3c टी स्क्वायर. टी से सी कट गया, टी से ये एक 2 टी कट गए, क्या बचा यहाँ पे? हमारे पास बचा 3 बाय टी बचा, एंड दिस विल बी योर गामा. ठीक है, तो गामा विल बी योर t by 3. So correct option will be 2. 2 will be the correct option. Now let's move to the 17 question. 17 question क्या कह रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. The magnetic moment associated with two closely wounded circular coil A and B of radius RA and RA equal to
10 centimeter and RB equal to 20 centimeter respectively are equal if NA दे रखा है, IA दे रखा है, NB दे रखा है, IB दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये और करंट है रिस्पेक्टिवली इन A एंड B। तो अगर तुम देखो तो हमें तो क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ B इज 20 सेंटीमीटर और आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ A। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ B दे रखा है। मैग्नेटिक मूवमेंट NIA के बराबर होता है, तो NIA और एरिया का ए वाले के लिए लिख दिया, ए वाले पार्टिकल के लिए NB, ठीक है, बी वाले कॉइल के लिए लिख रहे हैं IB इंटू AB, ठीक है। वैल्यूज अगर तुम डालो ए और ए की तो क्या हो जाएगी, पाई RA का स्क्वायर, पाई B कितनी हो जाएगी, AB कितना हो जाएगा, पाई इंटू RB का होल स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेट करोगे, वैल्यू डालोगे यहाँ पे, RB R में से कट शीट करोगे तो हमारे लिए आ जाएगा NAIA विल बी कमिंग आउट टू बी किसके बराबर, 4 into NB into IB के बराबर। This will be the final result which will be coming over here and the correct option will be 3। I hope सभी लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्विकली फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और 18 अगर क्वेश्चन नंबर देखो तो क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। A bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hit the center of the ball. After collision, both ball traveled independently. The ball hit the ground at a distance of 30 meter and bullet at a distance of 120 meter from the top of the post. The initial value of velocity of bullet will be। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सोच के देखो, कोई भी अगर एक हाइट है, ठीक है, कितनी हाइट है, उस हाइट को हम ले लेते हैं। कोई भी बिल्डिंग की अगर हाइट है तो ये हाइट हमें दे रखी है कितना, 120 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे बॉल्स ने हिट करा एक दूसरे को और अगर मैं देखूं तो इस हाइट से बॉल को जो गिरने में टाइम लगेगा, ये हाइट कितनी है, 20 मीटर की हाइट है। ये हाइट जो हमें रखी है दिस इज 20 मीटर। यहाँ से गिरने में दोनों बॉल्स को टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू √2h बाय जी के बराबर, दैट इज अंडर कितना आ जाएगा, 2h कितना, 20 डिवाइड बाय 10, काटोगे दिस टी विल बी कमिंग आउट टू बी 2 सेकेंड। तो दोनों बॉल्स को टकराने के बाद गिरने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियली कितनी है, लेट्स से वी टेक इट टू बी V0, ठीक है। और फाइनली गिरने के बाद जो बॉल है उसने ग्राउंड पर हिट करा है एट मीटर 30 मीटर डिस्टेंस पे। तो सोच के देखो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, अगर उसने यहाँ तक ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करा है कितना, 30 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन विल बी VB, कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ VB रही हो तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, डिस्टेंस ट्रेवल करा है 30 मीटर और टाइम कितना लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा होगा, 2 सेकंड, क्योंकि जितनी देर में बॉल नीचे गिरी होगी। तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 15 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर मैं देखूं बात किसकी करूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कॉलिजन अगर बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी, लेट्स से ये टी से VT से डिनोट कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये उस तरफ कितना जाके गिरी है, कितना, 120 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए भी सेम रहेगा 2, कमिंग आउट टू 60 मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ यू अप्लाई बिफोर कॉलिजन और ड्यूरिंग द कॉलिजन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, ठीक है, बुलेट से मूव कर रही थी, ठीक है, विद वेलोसिटी मान दिया था हमने V0। फाइनली ये बुलेट कितने वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 60, प्लस बॉल कितने वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 15। तो इफ यू सॉल्व दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से सॉल्व करोगे इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V0, दैट इज बॉल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर इट हिट द बॉल, ठीक है। आई होप सभी लोगों को बात समझ में आ रही है। एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है,
As per the given figure, a small ball P slide down the quadrant of a circle and hit the another ball Q of equal mass, which is initially at rest, neglecting the effect of the friction and assuming the collision to be elastic. The velocity of ball Q after the collision will be. तो Q velocity की बॉल देखनी है, तुम्हें पता है इक्वल मास की जो वेलोसिटीज है, ठीक है, इक्वल मास की जब बॉल इलास्टिक कोलाइड करती है तो क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो जो P की वेलोसिटी थी वो कितनी रही होगी जब वो Q को हिट कर रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2GR के बराबर होगी एच साइड से गिरने के बाद, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगा सकते हो, ठीक है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी वो सारी की सारी काइनेटिक में चली जाएगी, वही वेलोसिटी Q को मिलेगी अंडर रूट 2GR। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है इक्वल मास की केस में, ठीक है। जब वो हेड ऑन कोलाइड करती है तो तुम देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 10 × ये कितना रखा है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज 0.2। तो इसे कैलकुलेट करोगे इट विल बी कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ Q कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वही वेलोसिटी थी P की व्हेन इट हिट देम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 is heat is given to an ideal gas in an isothermal process, change in internal energy of gas will increase। नहीं, देखो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन पढ़ने से पहले हम इतना समझ लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा होगा, वहां पे जो टेम्परेचर है डेल्टा टी that will be 0 or temperature will remain constant। अगर temperature constant है that means change in internal energy will be 0, there will be no change in internal energy, ठीक है, internal energy will remain constant। तो अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लाओ तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू तो क्या हो गया 0, डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, इट विल बी एन आर टी लॉग V2/V1, ठीक है। तो हीट गिवन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन करेगी, हीट पॉजिटिव है, दैट मींस वर्क डन भी पॉजिटिव आ रहा होगा, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। क्यू पॉजिटिव आ रही है हमारा, तो वर्क डन भी क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, दैट मींस गैस विल डू द पॉजिटिव वर्क, ठीक है। गैस यहाँ पे कैसा काम करेगी, पॉजिटिव वर्क करेगी और एक्सपेंड होगी। तो अगर देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में से क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज, दोनों ही गलत है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है। गैस विल डू अ पॉजिटिव वर्क डन, बिल्कुल सही बात है। गैस विल डू द नेगेटिव वर्क डन, गलत बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी और डी विल बी द करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सेक्शन 1 से पूरे के पूरे। एंड नाउ स्टार्ट सेक्शन ए, सेक्शन 2 हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 हमने पूरा डिस्कस कर दिया, तो लेट्स कम टू द सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे पास 10 क्वेश्चन है जिसमें हमें 5 आंसर देने होते हैं। लेट्स सॉल्व ऑल 10 ऑफ देम सो दैट यू कैन रिवाइज वेल। क्वेश्चन नंबर 21 इज इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ I1। I1 कहां पे है, 2 ओम की 2 वोल्ट की बैटरी से करंट निकल रहा है, दैट विल बी योर I1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स अप्लाई नोडल एनालिसिस, ठीक है। 2 नोड ले लेते हैं, एक नोड हम यहाँ पे ले लेते हैं, दिस नोड विल बी x एंड दिस नोड विल बी x y। यहाँ पे पोटेंशियल x लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल y लेते हैं। ये 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल होगा हमारा, 0 वोल्ट यहाँ पे होगा, मान लेते हैं। इस पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा x, और ये बैटरी है तो x + 5 पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे टोटल करंट नोड पे आता होगा, हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। कितना करंट आ रहा होगा, लेट्स टेक करंट एट नोड x की अगर बात करें तो हो जाएगा 2 - x डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। थोड़ा सिंपल था, करंट डिवाइडेड बाय सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विल गिव यू करंट, प्लस इट विल बी 0 - x divided by 1 plus the current coming over here will be very simply what, y minus x plus 5 divided by 1 is complete will be equal to 0। आई होप सारी बात समझ में आ रही है सब लोगों को। तो सॉल्व करोगे यहाँ पे इक्वेशन में निकल के आएगी, दैट विल बी y minus 3x minus 3 will be equal to 0। that will be one of the equations that we will be requiring। now if we apply the same nodal analysis at node y, current at node y अगर मैं देखूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, it will be 2 - y, मतलब यहाँ से करंट आता हुआ, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ से करंट कितना आ रहा होगा x प्लस 5 माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस तरह से कितना आ रहा होगा करंट 0 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस टोटल करंट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी y 0 और y की वैल्यू कितनी आ रही होगी 3। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट y1। तो हमें ये वाली ब्रांच पर करंट निकालना था, ठीक है, हमें ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पर करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना आ रहा था हमारा 2 माइनस y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे करंट हमारा आ रहा होगा 2 minus y divided by 3, that is minus 0.5। तो इस तरफ से इस तरफ तक जा रहा होगा 0.5, इस तरफ का करंट कितना जा रहा होगा 2 minus x, that is 0 divided by 2, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरफ से कितना करंट आ रहा होगा सोच के देखो, तो कमिंग आउट टू बी 1.5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी I1 विल बी कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर। आई होप सब लोगों को समझ में आ रही है बात। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि इन अ स्क्रू गॉज देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल एट द मेन स्केल मूव बाय 0.5 mm on the complete rotation on a circular scale. The zero of the scale lies 6 division below the line of graduation when two studs are brought in contact with each other. When the wire is placed between the studs, the 4 linear scale divisions are clearly visible, while the 46 division of the circular scale coincided with the reference line. The diameter of the wire is, तो हमें diameter बताना है 10⁻² mm की वैल्यू के अंदर। अगर मैं लीस्ट काउंट देखूं, ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना आएगा, इट विल बी मूविंग बाय 0.5 mm इन 100 डिवीजन, तो ये हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। अगर वर्नियर स्केल रीडिंग या फिर लीनियर स्केल रीडिंग की बात करूं तो उसमें कुछ एरर है हमारे पास, 46 हमारा कॉन्साइड कर रहा है बट 6 स्टड वो नीचे है, तो देयर विल बी अ जीरो एरर, दैट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। और अगर ये मेजरमेंट देखो तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 0.5 mm, इट विल बी योर मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है। एंड ये हमारा आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा ये हमारा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 0.5 mm, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 mm आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, ये हमारी मेन स्केल रीडिंग बन जाएगी, ठीक है, और ये हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग बन जाएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 100, लीस्ट काउंट कितना mm होगा, और ये हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.2 mm, और मेन स्केल रीडिंग हमारी आएगी 4 इंटू, तो हमारे सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 माइनस 6 एडजस्टिंग और जीरो एरर, और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन स्केल में 4 डिवीजन पे था और एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 mm थी, तो कितना हो जाएगा 2 mm के बराबर हो जाएगा। तो जो मेजर वैल्यू होगी, that measured value will be equal to m, और it will be equal to 2 plus 0.2, इतना mm हो जाएगा, ठीक है। तो it will be coming out to be 220 into 10 raised per minus 2 mm. This will be the value. So हमारे लिए जो वैल्यू होगी that will be, ये आंसर होगा, that will be 220 will be the answer for this question, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है अगर तुम्हें पता हो, इट विल बी अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं हम लोग। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 40 सेंटीमीटर from the pole of the mirror is found at a distance of 120 meters from the pole of the mirror. Three distances are measured with the modified scale in which there are 20 small divisions in 1 centimeter. तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, और यहाँ से पर हमारा मिनिमम एरर हमें बता आ जाएगा। The value of error in measurement of the focal length of the mirror is 1 by k centimeter. The value of k, तो हम देखें अगर हमें पता है 1 by b माइनस प्लस 1 by u विल बी 1 by f के बराबर होता है, दिस विल बी योर मिरर फॉर्मूला। और यहाँ से अगर मैं f निकालूं तो f आ जाएगा u into v डिवाइडेड बाय
u plus v, ठीक है. If you differentiate this equation, you will be getting dv by v square will be equal to will be plus du by u square will be equal to df by f. ठीक है. अगर मैं यहाँ से df की वैल्यू निकालूं तो df will be coming out to be कितना आ जाएगा यहाँ पे, df will be equal to u square u divided by u plus v का होल स्क्वायर इंटू dv प्लस v अपॉन में u plus v का होल स्क्वायर इंटू dv. तो इफ यू पुट द वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू हमें गिवन है, will be 100 इस पूरे का स्क्वायर इंटू 1/20 प्लस क्या हो जाएगा ये 120 डिवाइडेड बाय 160 and 2 square will be equal to 1/20. So if you calculate this df will be coming out to be 1/32. So if you compare with 1/k, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 32. ठीक है. So this will be the answer. Answer will be 32. ठीक है. k की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी. ठीक है. So let's move to the next question. Question number 24 देखते हैं. Question number 24 क्या कह रहा है? A horse rider cover. Question number 24 क्या कह रहा है हमें? A horse rider cover half of the distance with 5 meter per second. The remaining part of the distance was traveled with 10 meter per second for the half of the time, and with 15 meter per second for the other half of the time. The mean speed of the rider over the whole time of the motion is x/7. The value of x is. तो हमें काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. लेट्स अज्यूम टोटल डिस्टेंस कितना है. टोटल डिस्टेंस हमारे लिए कितना है s. एवरेज स्पीड किसी भी कंडीशन में क्या होती है, इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट. एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस चलते हैं. ठीक है. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस ऐसे है, 3 ड्यूरेशन में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है. लेट्स से दैट विल बी t1 t2 और t3. ठीक है. कह रहा है t3 और जो t2 है ये दोनों आपस में क्या है बराबर, उसको हम लोग t0 दे देते हैं. ठीक है. तो अगर तुम देखो यहाँ पे, तो पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा है, या फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस f/2 वो कितने से ट्रैवल करा है 10 इंटू t0 प्लस दूसरा वाला हाफ कितना हो जाएगा 15 इंटू t0. यहाँ से अगर तुम t0 की वैल्यू निकालो, इट विल बी कमिंग आउट टू बी रफली अराउंड 5/10 के बराबर आएगी. एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं. सॉरी f/50 के बराबर आ जाएगा ना ये. तो इट विल बी f/50 25. ठीक है. t1 की वैल्यू अगर देखो तो t1 कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है s डिस्टेंस ट्रैवल करा है, f/2 डिस्टेंस ट्रैवल करा है विद 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा f/10 हो जाएगा ये. अगर मैं एवरेज स्पीड देखूं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी थी s डिवाइडेड बाय पहला टाइम कितना है f/10, दूसरा कितना है दैट इज दोनों बराबर है f/50 प्लस f/50. इफ यू कैलकुलेट यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल कम आउट टू 50/7. सो इफ यू कंपेयर विद x/7, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50. आई होप बात सभी लोगों को समझ में आ रही है. क्वेश्चन इजी है, डोंट वरी, बहुत आसान क्वेश्चन ही आ रहे हैं और हमें बस अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर रखनी है और कॉन्टिन्यूसली यू कैन गेट योर रिक्वायर्ड रैंक. ठीक है. और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ hemispherical surface. The source emits power of 24 watts. The radius of the curvature of the hemisphere is 10 centimeter and the inner surface is completely reflective. The force on the hemisphere due to the light falling on it is dash into 10⁻⁻8 न्यूटन. तो हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है. ठीक है. अगर इमेजिन कर पाओ तो थोड़ा सा एक हेमिस्फीयर इमेजिन करो. ठीक है. will be a complete hemisphere. ठीक है. एडजस्ट कर लेते हैं चीजों को. ये एक हेमिस्फीयर है अपने पास. ठीक है. और इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे कोई सोर्स रखा है. तो यहाँ से जो लाइट रेज जा रही होगी कुछ इस तरीके से जा रही होगी. ठीक है. तो हमें पूछा गया है कि फोर्स निकालनी है.
ठीक है। तो हर एक से देखो कुछ अलग डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी, इफेक्टिवली कितने डायरेक्शन में लगी होगी वो तुम्हें पता ही है, तो डायरेक्शन एरिया से भी निकाल सकते हो, चाहो तो देख भी सकते हो कि मान लो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया ले रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत छोटा सा सरफेस एरिया ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, let's take a very small surface area over here, ठीक है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, तो इट विल प्रोवाइडिंग सर्टेन प्रेशर P और यहाँ पे एरिया ले लेते हैं DA, तो दिस फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन A, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंगल देखता हूँ थीटा, तो इस मोमेंट पे यहाँ पे भी एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल थीटा बनेगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी पी इंटू डी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट इतना पड़ा होगा, दैट विल बी पी इंटू डी ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट देखोगे तो भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा होगा, तुम देखोगे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट हर एक के लिए कितना बचेगा, दैट विल बी पी इंटू डी ए कॉस थीटा के बराबर, दैट विल बी द फोर्स। So if you want to find out the total force, तो force क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ P into dA cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो अगर इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये पावर प्रेशर कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू I by C इंटीग्रेशन इट विल बी dA cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 2I इंटेंसिटी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dA cos थीटा। अब तो इफेक्टिवली अगर इस डायरेक्शन में एरिया इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, हर एक पूरा इंटीग्रेट इस डायरेक्शन में इंटीग्रेट करोगे, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग पाई आर स्क्वायर, तो इट विल बी 2I by C इनटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू योर पावर, ठीक है, दिस विल बी, लेट्स से पीसेस नोट कर देते हैं, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, because r square will be the radius into क्या हो जाएगा, it will be pi r square, ये भी कैपिटल आ रही होगा, so it will be pi r square के बराबर, if you calculate this, this will be coming out to 4 into 10 raised power minus 8 न्यूटन, so if you compare, तो सॉल्व करके देखोगे, मतलब वैल्यू पुट करोगे, सब कुछ हमें दे रखा है, पावर दे रखी है, रेडियस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो आइटम में पता है 10 10 पावर 8, इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 4 into 10 पावर minus 8, मतलब x की वैल्यू या फिर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 will be the exact answer that we will be answering. Question number 26 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, a uniform rod of length 2 meter, cross sectional area A and density D is rotated about an axis passing through the center and perpendicular to its length with an angular velocity omega. If the omega is value of omega in terms of rotational kinetic energy is E, is under root alpha E by A D, देन अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, ये एक्सिस एक्सिस के अबाउट रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेट कर लो ओमेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ, E हाफ इसके बराबर होता है I S into ओमेगा स्क्वायर, तो ये दिस E विल बी इक्वल टू I into क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 into ओमेगा स्क्वायर। अब मास को लिखना है बस हमें, तो वी कैन राइट दिस मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा तुम्हारा 24 डी ए एल क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एल क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, ए एम से रहेगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 E by DA, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, so your answer will be 3, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रोटेशन का काफी आसान क्वेश्चन आया है, तो हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दैट वी हैव गिवन एन आरएल सर्किट इन व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट VAB, हमें निकालना है VAB if di by dt is minus 1 एम्पेयर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो VAB क्या लिख सकते हो यहाँ पे, that will be equal to VR, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इंडक्टर प्लस दिस VE, जो हमने ये लगा रखा है, कुछ नहीं है, KVL लगा हुआ है, यू विल गेटिंग दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा LDI by dt, तो इट विल कमिंग आउट टू बी -6 प्लस हमारे कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम VE हमारा कितना है 12, तो सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 30 वोल्ट विल बी द आंसर। तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, दैट मींस आंसर विल बी 30।
आंसर हमारे हो जाएगा कितना 30. दिस विल बी द आंसर. आई होप सभी लोगों को बात समझ में आ रही है. क्वेश्चन इजी है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. So let's quickly move to question number 28. Question number 28 क्या कह रहा है? In Young's double slit experiment, ठीक है? Young's double slit experiment. Two slit F1 and F2 are D distance apart, and the separation from skin is capital D, as shown in the figure. Now, if two transparent slabs are of equal thickness, 0.1 mm, but index 1.5, 1.51 and 1.55 are introduced in the path to be lambda director 400. I think this is 4000. यहाँ पे भी थोड़ा सा correction है. This will be 4000 angstrom from F1 and F2 respectively. The central bright spot will shift by dash number of ranges. तो shifting कितना होता है? ठीक है. हमने देखा है कि अगर हम कोई ये ग्लास स्लैब इंसर्ट करें तो पैटर्न क्या होता है, थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो शिफ्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा? इट विल बिकम लेट्स से डेल्टा वाई. डेल्टा वाई किसके बराबर होगा? टी इंटू म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू डी. ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ये ही शिफ्ट होता है. और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? फ्रिंज विड्थ इज योर कितनी एक फ्रिंज विड्थ आ रही होगी? दैट विल बी शुड डब्ल्यू से डिनोट करना है. लैम्डा डी बाय स्मॉल डी के बराबर होती है. तो अगर तुम देखो तो शिफ्ट बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर मैं देखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली डेल्टा वाई बाय डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा. तो इफ यू कैलकुलेट टी इंटू म्यू1 माइनस म्यू2 ले लेते हैं, डी इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डी इंटू लैम्डा डी. ठीक है. तो इफ यू कैलकुलेट कितना आ जाएगा? ये टी इंटू म्यू1 माइनस म्यू2 म्यू1 माइनस म्यू2 divided by it will be lambda. So if you put this value, t की वैल्यू में पता है कि 0.1 into 10 the power minus 3 क्या हो जाएगा? 1.55 minus 1.51 divided by 4000 angstrom को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. So it will be coming out to be, if you solve this complete, it will be coming out to be 10. So number of fringes कितने से शिफ्ट होगा? 10. And this will be your answer. अगर तुम्हारी दो में आ रही है ये क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है. जिस पर तुम स्लैब डालोगे उस पर पैटर्न क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है इन द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज x equal to a sin omega t. Let t be the time period. The slope of the potential energy time curve will be maximum when the t equal to t by beta. Then the final value of beta. तो हमें दे रखा है ऐसा की जनरल इक्वेशन दे रखी है a into sin omega t. If you find out potential energy at any given x तो किसके बराबर होती है? हाफ k x स्क्वायर के बराबर होती है. या इसका मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर into x स्क्वायर के बराबर होती है. दिस विल बिकम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इसको देखना चाहूँ दिस विल बी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम हाफ into m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. a स्क्वायर कांस्टेंट है. इट विल बी 2 sin ओमेगा t और sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos ओमेगा t into ओमेगा. ठीक है. और वो हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है. आई होप बात समझ में आ रही है. तो इसे देखोगे तो इसे हो जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा क्यूब इंटू ए स्क्वायर. इसे देखोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी. अब तो इसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा? दिस विल बी मैक्सिमम एट अगर तुम देखो दिस विल बी मैक्सिमम एट इसको अगर तुम कंपेयर करो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा किस पे? du by dt will be maximum at कितने पे हो जाएगा ये? this will be मैक्सिमम कितनी वैल्यू पे ले हम इसे? अगर तुम इसे देख रहे हो तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू पे होगा. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 2 ओमेगा टी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स सॉरी दिस विल बी इक्वल टू 1 and 2 omega t will be equal to pi by 2.
तो यहाँ से अगर देखो तो 2 इंटू ये होता है 2 पाई/t इंटू टी विल बी इक्वल टू पाई/2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा t/8। तो दैट मीन्स बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 8। तो दिस 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस विल बी द केस आंसर। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट 8 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 विल बी द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 माइक्रोफैरेड एंड चार्ज बाय 100-volt battery. The capacitor is disconnected from the battery and connected to another identical another uncharged identical capacitor, such that the one plate of uncharged capacitor connected to positive plate and another plate of the uncharged connected to the negative plate of the capacitor. The loss in energy निकालना है। तो हमारे पास क्या थे, पहले एक कैपेसिटर था, ठीक है, और इसको हमने चार्ज करा। कितने बैटरी कितने वोल्टेज से चार्ज करा, 100 वोल्ट से चार्ज करा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चार्ज आया हो, क्यों यहाँ माइनस क्यों, ये V कितना है हमारे पास 100 वोल्ट। कैपेसिटेंस दे रखी है 90 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आई थिंक 90 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, फिर से उस करेक्शन को एक बार ही देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 900 विल बी द कैपेसिटेंस ओवर हियर। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है दैट इज 900 माइक्रोफैरेड है, ना कि 90 माइक्रोफैरेड है। तो इट विल बी योर 900 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा, दैट विल बी योर CV के बराबर होता है, दैट इज 900 माइक्रोफैरेड इनटू कितना हो जाएगा, इट विल बी 100। तो अराउंड आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 मिलीकूलम विल बी द क्यू। इनिशियली यही चार्ज था, फिर इसको हमने क्या करा, इस कैपेसिटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके एक किसी और कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। कौन से कैपेसिटर से, जो आइडेंटिकल था बट अनचार्ज था। ठीक है, चार्ज नहीं था वो। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और कैपेसिटर है बिल्कुल सेम कैपेसिटेंस का। ठीक है, 900 माइक्रो फैरेड होगा। तो इनिशियली इस पर 0 चार्ज होगा। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन इसके ऊपर दोनों पे क्या होगा, इक्वल चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो सोच के देखो, थोड़ी देर बाद जब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इन दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V0। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, बात करूँ चार्ज, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा CV0, इस पे माइनस CV0, यहाँ पे भी CV0 और यहाँ माइनस CV0 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तुम देख रहे हो इनिशियल फाइनल चार्ज बराबर होना चाहिए। इनिशियली चार्ज कितना था, 90 माइक्रोकूलम, दैट शुड बी इक्वल टू 2 CV0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से CV0 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 45 मिलीकूलम। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V0 फ्रॉम हियर। V0 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। V0 कितना हो जाएगा, ठीक है, 45/900। ठीक है, माइक्रोकूलम डिवाइड बाय माइक्रोफैरेड, सॉल्व कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें हीट लॉस निकालना है कि हीट लॉस कितना होगा, तो हमने देखा था एक फॉर्मूला हीट लॉस का, जब दो कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हीट लॉस कितना होता है, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ C1, दोनों आइडेंटिकल थे तो C²/2C हो जाएगा, इंटू ये 100 वोल्ट तक चार्ज था और दूसरा वाला 0 पोटेंशियल पे था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ 1/4 ले लो इंटू 900 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये हो जाएगा 10⁻4। इफ यू कैलकुलेट दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9/4 इंटू 9/4 आ जाएगा जस्ट, तो 9/4 जूल्स आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.25 जूल्स। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी 2.25, तो अगर इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻2। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 22.5। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने सारे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और तुम देख रहे हो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करके जा रहे हो तो विल बी वेरी इजी फॉर यू। और इसी को फिर हम लोग एंड करते हैं, और अगली बार जब नेक्स्ट सेशन 2 होगा तो हम और पेपर्स के सॉल्यूशन लेके तुम लोगों के सामने आएंगे।
टिल दैट टाइम अच्छे से रिवाइज करो, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, और जितना तुम्हारा सेकंड सेशन के लिए तुम बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो उतना पूरा कोशिश करो प्रिपेयर करने की। बाकी अभी वाले पेपर डिस्कशन के लिए हम यहीं तक रुकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।